आइए मैं आपको आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बायोलॉजी टीचिंग सेंटर की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आइए मैं इस चीज पर मैं थोड़ा सा मैं आपको ये वक्त लूं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर लोगों को अपने आप में एक संकल्प लेना चाहिए। बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, अपने अनुसार वैसे काम करें जो दूसरों को तकलीफ ना हो, क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता के अनुसार से हमें जीना है, स्वतंत्रता प्राप्त करके हमें कैसे जीना है ये हमें अपने आप को रियलाइज करना है। इसी शब्दों के साथ मैं सिंपल सा आपको स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं देता हूँ। आइए आपका बेहतर भविष्य हो। आइए मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। मैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में चर्चा कर रहा था। प्रतिरक्षा तंत्र के घटक यानी क्या, किस तरह से काम करते प्रतिरक्षा तंत्र या वहाँ क्या उपस्थित रहता है, किससे बना होता है। तो दो तरह के घटक मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक घटक जो आपके सामने दिख रहा है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, जिसको आप तरल प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं या इसी का नाम प्रतिरक्षी प्रतिरक्षा तंत्र यानी एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है इस तरह के तंत्र में, जरा समझेंगे आप। विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं। अलग अलग तरह के एंटीजन के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी बनते हैं। वह एंटीबॉडी बनाने वाला कौन होता है? बी लिम्फोसाइट। ध्यान रखेंगे, बी लिम्फोसाइट विशिष्ट तरह के प्रोटीन जिसको ग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। और वह एंटीबॉडी पैथोजन जो रोग कारक होते हैं उसके विरुद्ध कार्य करता है। इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। दूसरा सिस्टम सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको CMIS शॉर्ट एब्रिविएशन में कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा आप कहते हो या कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान करता है और इसमें टी लिम्फोसाइट भाग लेता है। टी फॉर थाइमस, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। टी लिम्फोसाइट काम करता है और कहा जाता है टी लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती है वह खासकर जो पैथोजेंस होते हैं उसको सीधे भक्षण करता है। यह एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर एंटीबॉडी के द्वारा पैथोजेंस को रोका जाता है। यहाँ पर एंटीबॉडी के बिना ही टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं रोग कारक पैथोजेंस का भक्षण करती है। आइए मैं नेक्स्ट टॉपिक फिर बताता हूँ। आइए मैं बात कर रहा था प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, तो उसी में थोड़ा सा और मैं बताऊं। विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं, एक्चुअली प्रतिरक्षा तंत्र में दो तरह की मुख्य रूप से कोशिकाएं भाग लेती है। एक एंटीजन के विरोध में बनने वाली एंटीबॉडी सेल्स, उसके बारे में अलग से स्ट्रक्चर बनाऊंगा। दूसरा लिम्फोसाइट सेल्स, इसका डिटेल्स में बताना चाहूंगा। लिम्फोसाइट की कोशिकाएं जो होती है वह बनती है अस्थि मज्जा में। ध्यान रखेंगे, जितनी भी तरह की लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं होती है सभी कहाँ निर्माण होती है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में इसके बनने, इसे या अन्य तरह की जो रक्त उत्पादन कोशिकाएं होती है इसके बनने की प्रक्रिया को हिमेटोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा था? हिमेटोपोइसिस। लिम्फोसाइट मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक को कहते हैं टी लिम्फोसाइट, एक को कहते हैं बी लिम्फोसाइट। एक को कहते हैं टी लिम्फोसाइट और एक को कहते हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कहिए, बी सेल कहिए। यह इसका निर्माण और परिपक्वन, इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा, बी फॉर बोन मैरो, और अस्थि मज्जा और परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया बी लिम्फोसाइट। दूसरा चीज कहा जाता है बी लिम्फोसाइट के बारे में, रक्त में उपस्थित किसी भी तरह के एंटीजन के संपर्क में आने पर अलग अलग तरह के एंटीजन, तो अलग अलग तरह के बी लिम्फोसाइट के बारे में बता रहा था। अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं बनती है। ध्यान रखेंगे। और बी लिम्फोसाइट उस एंटीजन के प्रति विरोध में कार्य करने वाली विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती रक्त प्लाज्मा में, जिसको ग्लोबुलिन प्रोटीन भी आप कह सकते हैं। उसी का दूसरा नाम एंटीबॉडी के नाम जाना जाता है। यानी एंटीबॉडी कौन बना रहा? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीजन जब बनता है वह पैथोजेंस यानी रोग कारक के विरोध में कार्य करता है। इस तरह से बी लिम्फोसाइट के बारे में मैंने बताया। इसका जीवन काल बहुत कम होता है। ध्यान रखेंगे, यह अधिक लंबे समय तक यह क्रियाशील नहीं रहता और मेमोरी जो इसका याददाश्त क्षमता होता है वो भी अनुपस्थित रहता है इसमें। आइए मैं टी लिम्फोसाइट का चर्चा करूं। दूसरा लिम्फोसाइट का मैं चर्चा करूं, टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस। याद रखेंगे, टी फॉर थाइमस। ये भी बनता कहाँ? अस्थि मज्जा में। बनता कहाँ? अस्थि मज्जा, और परिपक्व के लिए पहुंचता है थाइमस ग्रंथि में, इसलिए इसका नाम टी लिम्फोसाइट रखा गया या टी सेल आप कहते हैं। दूसरी चीज, यह एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता, याद रखेंगे, या किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं बनाता है। तीसरा चीज, यह अधिक लंबे समय तक अपना जीवन व्यतीत करता है, लंबा इनका जीवन काल होता है। चौथा चीज आप कह सकते हैं इसमें, यह रक्त परिसंचरण तंत्र के बाहर कार्य करता है। इसमें अलग अलग तरह की कोशिकाओं का मैं चर्चा करना चाहूंगा।
टी लिम्फोसाइट में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला कोशिका का चर्चा कर रहा हूं, हेल्पर टी सेल, जिसको सहायक टी कोशिका या टी लिम्फोसाइट आप कहते हैं। खास करके इसके बारे में आप सिंपल सा जान सकते हैं, ये संपूर्ण लिम्फोसाइट का 75% भाग बनाता है, यानी महत्वपूर्ण ये टी सेल है। दूसरा चीज, एंटीबॉडी बनाने के लिए बी लिम्फोसाइट को सक्रिय अवस्था में लाने का कार्य करता है कौन? हेल्पर टी सेल। दूसरा किलर, जिसको आप घातक भी कहते हैं, मारक भी कहते हैं। जहां पर संक्रमण होता है वहां पर ये पहुंचकर विषैला पदार्थ स्रावित करता है, जिससे पैथोजेंस को नष्ट करता है। तीसरा, सप्रेसर, जिसको आप दमन टी सेल भी कह सकते हैं। यह क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय भी करता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार उसे सप्रेस भी करता है, दमन भी करता है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीज यानी स्व प्रतिरक्षा रोग ना हो, इसके लिए यह मदद करता है। चौथा, मेमोरी, जिसको याददाश्त टी सेल आप कहते हैं। इसमें आप सिंपल सा कहते हैं, मेमोरी टी सेल में यह संवेदनशील होता है और भविष्य के लिए संवेदनशीलता को बनाए रखता है और बार बार किसी रोग के संक्रमण होने पर अधिक सक्रियता के साथ अन्य टी सेल को तैयार रखता है संक्रमण से लड़ने के लिए। इस तरह से मैंने टी लिम्फोसाइट के 4 तरह के कोशिकाओं का वर्णन किया। आइए मैं नेक्स्ट टॉपिक का बात करूं। आइए मैं बात करूं 2 तरह के अभिक्रिया का रिस्पॉन्स कैसे, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमारा बॉडी जो है, मानव का शरीर प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में 2 तरह का ये अभिक्रिया करता है। कैसे कैसे? एक कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब शरीर में उपस्थित कोई भी प्रतिरक्षा तंत्र है, वह किसी एंटीजन से पहली बार सामना करता है, पहली बार मुकाबला करता है या पहली बार संक्रमण होता है, तब उसके विरोध में जब कार्य करता है तो उस अनुक्रिया को कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। यानी फर्स्ट टाइम जब प्रतिरक्षा तंत्र किसी एंटीजन का सामना करता है, इस तरह की अनुक्रिया को प्राइमरी कहा जाता है। यह अधिक समय, यह विकसित होने में अधिक समय लेता है और कम शक्तिशाली होता है और जल्द ही नष्ट हो जाती है। लेकिन दूसरा तरह का जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आप कहते हैं, इसमें सिंपल सा कहते हैं, जब हमारे शरीर में उपस्थित जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वह उसी एंटीजन से जो पहले हुआ था उसे पुनः दोबारा जब सामना करता है, तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स होता है, विक्रिया होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, या आप दूसरा भाषा में हिंदी में कह सकते हैं द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया आप कह सकते हैं। यह तेजी से विकसित होता है, अधिक शक्तिशाली होता है और अधिक समय तक कार्यशील होता है, अधिक लंबे समय तक कार्यशील होता है। इस तरह से मैंने 2 तरह का रिस्पॉन्स बताया। आइए मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करूं। आप बराबर टीका का नाम सुनते हैं, वैक्सीन का नाम सुनते हैं। टीकाकरण क्या है? सिंपल सा आप कह सकते हैं, किसी रोगाणु या रोगाणु के द्वारा तैयार किया गया एंटीजन, उससे संबंधित एंटीजन को निष्क्रिय कर या हानिकारक बनाकर, अहानिकारक बनाकर के, या किसी कमजोर रोगाणु या उससे संबंधित एंटीजन को अहानिकारक बनाकर स्वस्थ शरीर में निवेश कराने की प्रक्रिया को वैक्सीनेशन कहा जाता है। सिंपल सा वर्ड रखेंगे, किसी पैथोजेन या रोगाणु या रोगकारक या उससे संबंधित एंटीजन को अहानिकारक बनाकर किसी स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को वैक्सीनेशन, टीकाकरण कहा जाता है। फिर वैक्सीन क्या है? सिंपल सा कहते हैं, वैक्सीन क्या है, टीका क्या है? वैक्सीन मृत सूक्ष्म जीव, मृत रोगकारक सूक्ष्म जीव, या दूसरा वर्ड में आप कह सकते हैं मृत सूक्ष्म जीव या प्रतिसंघ युक्त निर्मित निलंबन, यानी आप सिंपल 2 वर्ड आप कर सकते हैं, मृत हानिकारक सूक्ष्म जीव या एंटीजन युक्त निर्मित निलंबन, सस्पेंशन। इसको आप एक वर्ड दे सकते हैं टीका, या इसी को आप वैक्सीन कहते हैं। यानी वैक्सीन क्या है? मृत हानिकारक सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करता है, या प्रतिजन युक्त निर्मित निलंबन, सस्पेंशन, टीका कहलाता है। इसका इस्तेमाल आप जानते हैं, या तो इंजेक्शन के रूप में या तो मुंह में बूंद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखेंगे टीका का इस्तेमाल। एडवर्ड जेनर एक साहब थे, एडवर्ड जेनर, इसने सबसे पहले टीका शब्द, वैक्सीन शब्द का इस्तेमाल किया और ये पॉक्स वैक्सीन को विकसित किया था। लेकिन लुईस पास्चर का भी नाम आप जानते हैं।
लुईस पास्चर साहब का भी आप नाम जानते हैं। ये खासकर एंटी रेबीज टीका का विकास किया था, ध्यान रखेंगे। लुईस पास्चर साहब ने एंटी रेबीज टीका का विकास किया और एडवर्ड जेनर साहब ने पॉक्स वैक्सीन का विकास किया। वैक्सीन का प्रकार कैसा कैसा होता है, टीका का प्रकार, उसको मैं बताता हूं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, टीका का प्रकार कैसा कैसा, 3 तरह का बांटा गया मुख्य रूप से, जिसको प्रथम पीढ़ी का टीका, दूसरा पीढ़ी का और तीसरा पीढ़ी का टीका, जिसको मैंने फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन के रूप में बांटा है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, इसमें कैटेगराइज किया गया है, इसको 3 कैटेगरी में भी बांटा गया। फर्स्ट वाले को, इसको एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन यानी क्षीणजीवी टीका कहा जाता है। दूसरा है मृत या किल्ड, इसको कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कह सकते हैं। और तीसरा है टॉक्सोइड यानी विषैला पदार्थ। तो कैसे कैसे इसको समझा जाए। पहला नंबर में आप कहते हैं जिसको एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन कहते हैं, इसमें किसी रोगाणु जो दुर्बल है, पुराने तरह का है या वह कम विषैला वाला है, उन रोगाणुओं का इस्तेमाल प्रारंभिक समय में टीका के रूप में किया जाता था। एज एग्जाम्पल, जैसे पॉक्स वैक्सीन जिसको चेचक का टीका कहते हैं, कोल्डा का टीका जिसको हैजा का टीका कहते हैं, ये सब इस्तेमाल किया जाता था प्रारंभिक समय में। उसको इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है मृत या अचेस्ट टीका, जिसको आप किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, रोगाणु, इसमें रोगाणुओं को मृत करके या गर्म करके या अन्य तरीके से निष्क्रिय करके वैक्सीन तैयार किया जाता है। इसमें एग्जांपल आता है पोलियो वैक्सीन, जो कि आप भी जानते हैं पोलियो ड्रॉप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा कैटेगरी है बाबू टॉक्सोइड, जिसमें सिंपल सा कहते हैं विषैले पदार्थ से विष निकाल कर उसे वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे मशहूर आप जानते हैं टेटनस का टीका, टेटनस टीटी, जिसको आप टेटनस टीका का इस्तेमाल भी आप कराते हैं, डिप्थीरिया का टीका, ये सब आते हैं आपके। ये सब आपको मैंने फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के बारे में बताया। आइए सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन आप कह सकते हैं रोग कारकों से जो प्राप्त किया जाता है एंटीजन, उस एंटीजन से वैक्सीन तैयार किया जाता है। इसको सेकेंड, इसमें क्या किया जाता है, आधुनिक रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इस तरह के वैक्सीन को तैयार किया जाता है। खासकर हेपेटाइटिस बी जैसे खतरनाक बीमारी का वैक्सीन तैयार किया गया, लेकिन उसको और मॉडिफाई किया गया तीसरा जनरेशन में, यानी थर्ड जनरेशन वैक्सीन में। यह सर्वाधिक शुद्ध और उच्च क्षमता वाले संश्लेषित प्रोटीन के रूप में, यानी इसको निर्माण किया था आर्टिफिशियल संश्लेषित प्रोटीन के रूप में तैयार किया जाता है, इसको माना जाता है। इसको बनाने के लिए जीन रिकॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के वैक्सीन का अच्छा एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है। इस तरह से मैंने आप वैक्सीन का टाइप्स बताया और अलग अलग एग्जाम्पल दिया। आइए मैं आपको बताऊं अलग टॉपिक, लिम्फोइड ऑर्गन्स, लसीकी अंग। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हो लसिका के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। लसीकी अंग किसको कहा था, सिंपल सा दिमाग रखेंगे, वैसे अंग जो लिम्फोसाइट्स का निर्माण एवं लिम्फोसाइट के परिपक्वन के लिए स्थान प्रदान करता है या उसके लिए कार्यशील रहता है, ऐसे अंगों को लसीकी अंग या लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। 2 तरह का देखा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को आप ऐसे कह सकते हैं, वैसा अंग जो परिपक्वन के लिए और निर्माण के लिए जगह देता है, उसको प्राइमरी आप कह सकते हैं। जिसमें अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं बोन मैरो, और दूसरा थाइमस ग्रंथि, ये दोनों ऑर्गन को आप प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। द्वितीयक में आप कह सकते हो जब परिपक्व होकर के ये आपके लिम्फोसाइट उस अंग में रहने जाते हैं जहां पर वो कार्य करेंगे, अपना क्रियाशील रूप रखेंगे, वैसे अंगों को आप कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ऐसे अंग आपके लसिका गांठ, जिसको आप लिम्फ नोड्स, प्लिया जिसको स्प्लीन कहते हैं, टॉन्सिल्स, ऐसे ऐसे कई तरह के लसिकिया उत्तक होते हैं। खासकर किसी संबंधित एक उत्तक जो श्लेष्मिका सतह जाना जाता है, जैसे कि आप उसको MALT एब्रिविएशन कह सकते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यह लसिका उत्तक के संपूर्ण का 50% भाग बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक में एंटीजन एंटीबॉडी का चर्चा करूंगा।